हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सब एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाया जाएगा। पहले साइंस कवर करेंगे, उसके बाद सोशल साइंस कवर करेंगे और साइंस 6 टू 12 तक को कवर करने वाले हैं। उसके बाद भी सोशल साइंस 6 टू 12 तक कवर करेंगे। आज हम लोग का क्लास रहने वाला है क्लास 6 के साइंस में जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं सबका एमसीक्यू अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको 9 चैप्टर देखने को मिलेंगे और इसमें से कुल आपको 60 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सही मिलान करना है। कार्बोहाइड्रेट का इसमें से किससे मिलान कीजिएगा? प्रोटीन का और विटामिन का। आप सभी को पता है कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने की काम करता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या करता है? शरीर वर्धक का काम करता है, ठीक है। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। तो ए का दो किसमें है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 2 रहा, सत्य कथन का चयन करें। रुक्षांश शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। सेकेंड ऑप्शन आपका, रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। थर्ड आपका, यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न था, सत्य कथन की पुष्टि करें, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका, भोजन के मुख्य घटक में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन शामिल होते हैं। केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा और विटामिन नहीं, इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 2 आपका कहता है, भोजन में रुक्षांश एवं जल्य मुख्य घटक नहीं होते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ना तो एक ना तो बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपका प्रश्न संख्या 4 रहा, रुक्षांश निम्न में से किसमें सहायता करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिना पचे भोजन को बाहर निकलने में। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। आपका प्रश्न संख्या 5 रहा, वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी यदि लंबे समय तक भोजन में अनुपस्थित रहेगा। तो इसमें से क्या यदि भोजन में अनुपस्थित रहेगा तो वृद्धि रुक जाएगी? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यदि भोजन में ना रहे तो वृद्धि रुक जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपका, मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थ पर किस रसायन की कुछ बूंदे डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डाली जाती है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, अभी कथन आपका दिया हुआ है, कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ के उदाहरण हैं। कारण आपका कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसे आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ये तो सही है, लेकिन ये गलत है। तो क्या हो जाएगा? कथन असत्य परंतु कारक सत्य है, ठीक है। दोस्तों, ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। यदि आप ये सबको पूरी तरह से ध्यान से देख लेते हैं तो आपका क्लास 6 का साइंस एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। एमसीक्यू प्रश्न संख्या 8 आपका, निम्न पर विचार करें। ऑप्शन ए आपका, सभी धातुएं चमकदार होती है। ऑप्शन बी, वायु से क्रिया कर कुछ धातुएं अपनी चमक खो देती है, ठीक है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए? ये दोनों सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न रहा, पदार्थों के सामूहिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए आपका, पदार्थों को उसके गुणों में समानता और अंतर के आधार पर समूहित किया जाता है। तो ये आपका सही है। ऑप्शन बी आपका, लोहे की कीलें पानी में डूब जाती है जबकि लकड़ी का गुटका तैरता रहता है। ये भी आपका सही है। सभी ठोस पदार्थ पानी में डूब जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ये गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है, ठीक है। 3 आपका गलत था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपका 10 है, विधि और पदार्थों का पृथक्करण आपको मिलान करना है, ठीक है। तो निस्तापन अनाज से भूसा को पृथक करना, ये गलत है। वाष्पन द्रव में घुले ठोस को अलग करना, ये सही है। निष्पावन रेत एवं जल के मिश्रण को अलग करना, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न था, पृथक्करण की विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, हाथों से चुनना अनाज से पत्थर एवं भूसी जैसे थोड़ी बड़ी अशुद्धियों को अलग करने की एक सुविधाजनक विधि है। ऑप्शन बी, थ्रेसिंग डंबलों के गट्ठरों से अनाज के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों कुल 60 प्रश्न है और ये 60 प्रश्न लगाने के बाद आपका क्लास 6 का साइंस पूरी तरह से कवर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपका, निम्न में से कौन सा तने का कार्य नहीं करता है। आपका पहला ऑप्शन, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाती है, ये सही है। भोजन तने से होकर सीधे पौधे के अन्य भागों में संगठित होती है, ये भी सही है। तना दो तरफा मार्ग का कार्य करता है, ये भी सही है। तो पूछ रहा है कौन सा कार्य सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 13 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन आपका, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ती है सिरा कहलाती है। दूसरा आपका, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्तियों द्वारा संपन्न होती है, ये तो आपको पता है, ये सही है। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा लंबा है। ठीक है, पौधे के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, देखिए पहला पढ़ते हैं, जिन पौधे के तने हरे और कोमल होते हैं उन्हें शाक कहते हैं और वे आमतौर पर छोटे होते हैं, तो ये सही है। ऑप्शन 2 आपका, झाड़ियों में तने के आधार के पास से शाखाएं निकलती है और इनका तना इतना कठोर होता है लेकिन बहुत मोटा नहीं होता है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी आपका, वृक्ष बहुत ऊंचे पौधे होते हैं जिनके तना कठोर और मोटे होते हैं, इसकी शाखाएं ऊपरी भाग से निकलती है, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बी सी सही है। आप यहां से भी लगा सकते हैं, यहां से नहीं लगा सकते क्योंकि ऑप्शन डी में भी ए बी सी है। ऑप्शन 4 पढ़ना पड़ेगा, रेंगने वाले पौधे और आरोही पौधे झाड़ियां जैसे ही होते हैं क्योंकि वे भी जमीन के करीब उगते हैं, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न काफी लंबा है तो ध्यान से पढ़ें। प्रश्न संख्या आपका 15 है, पौधे के विभिन्न भागों के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला आपका, पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा पौधे के लिए भोजन बनाती है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पत्ती से ऑक्सीजन निकलती है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, पत्तियों में सिरे की बनावटों को सिरा विन्यास कहते हैं, जाल जैसी बनावट को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहते हैं, तो ये भी आपका सही है। चौथा आपका, तना पौधे में पत्तियां से जड़ों तक पानी को नीचे की ओर ले पहुंचाता है, तो ये नीचे की ओर नहीं पहुंचाता है बल्कि ये ऊपर की ओर पहुंचाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16। ठीक है, निम्नलिखित में से वाष्पीकरण की सही परिभाषा कौन सी है। ऑप्शन ए आपका, जलवाष्प, जलवाष्प के द्रव जल में बदलने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी आपका, जल के उसकी वाष्प में बदलने की प्रक्रिया, वाष्पीकरण इसी को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17, निम्न कथनों पर विचार करें। उपास्थियों के कारण शरीर के किसी भी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। ऑप्शन 2 आपका, शरीर में जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे उपास्थि कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना तो दोनों आपका गलत है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, डी का सही मिलान करना है। ठीक है, कंदुक खल्लिका संधि, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। ठीक है, धुराग्र संधि, इसका मिलान किससे होगा, ए से, आगे पीछे एवं दाएं बाएं गति। उसके बाद हिंज संधि, तो इसका मिलान किससे हो जाएगा, 4 से, एक ही दिशा में। उसके बाद अचल संधि, इसका मिलान किससे हो जाएगा, 2 से। तो आपका हो गया 3 1, तो 3 1 ऑप्शन बी में ही है, ये करेक्ट हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है, बिल्कुल सही है। वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है। उसके बाद शरीर के सभी अंग पसली पिंजर में सुरक्षित रहता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट, केवल एक सही है।
चलिए प्रश्न संख्या 20 आपका केचुए के बारे में औसत्य का चयन करना है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, खाता नहीं है बल्कि निकाल देता है। इसमें अस्थियां भी पाई जाती है। ठीक है, ये गलत है, इसमें कोई भी अस्थियां नहीं पाई जाती है। पेशियां शरीर के घटने बढ़ने में सहायक करती है, ये भी सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायक होते हैं, ये भी सही है। तो आपको असत्य चुनना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। चलिए प्रश्न संख्या आपका 21 रहा। घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें। आपके पास 3 ऑप्शन है। इसे कवच कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। यह अस्थियों का बना होता है, ये गलत है। यह चलने में सहायता करता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए सिर्फ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 22। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं इसीलिए। चलिए प्रश्न संख्या आपका 23 रहा। मछलियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो आपके पास 3 ऑप्शन है। पख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। ठीक है, और उसके बाद मछलियां के पख दिशा निर्धारण में भी सहायता होता है, तो ऑप्शन सी भी आपका सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24। हमारे शरीर के कौन से अंग से मिलकर किसी हड्डी को हिलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मांसपेशियां और हड्डी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 25 आपका रहा। तिलचट्टे को उड़ने में सहायक होती है, तो क्या उड़ने में सहायक होती है, वक्ष की पेशियां। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 26 आपका। हमारी कलाई अत्यधिक लचीली होती है और कई दिशाओं में मुड़ सकती है, यह कलाई किन छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्पेल से मिलकर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। हमारे शरीर का वह हिस्सा जिसके सहारे हम बैठते हैं और जो हमारे पेट के नीचे अंगों की रक्षा करता है, किस अस्थि संरचना से बना होता है। तो ये श्रोणि अस्थियों से बना होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या आपका 28। ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको असत्य को चुनना है। लंबे पैर इन्हें रेत को गर्मी से दूर रखते हैं, बिल्कुल सही है। मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, ये भी सही है। इन्हें पसीना नहीं आता है, ये भी सही है। आपको गलत चुनना था, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 29 है। निम्न कथनों पर विचार करें, आपको सत्य कथन चुनना है। ठीक है, स्क्विड एवं ऑक्टोपस छिछले पानी वाले जीव हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं, तो ये आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका 30 देखते हैं। ठीक है, जलीय पौधे के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तना छोटा हल्का एवं खोखला होता है, बिल्कुल सही। जड़ें आकार में बहुत छोटी है, गलत। सभी जलीय पौधे के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, ये भी सही। तो 1 और 3 सही, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। दोस्तों एनसीईआरटी का ये ऑल क्वेश्चन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। क्लास 6 का जितना भी निचोड़ बन सकता है सारा इसमें दिया हुआ है, आपको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 आपका रहा। कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको चुनना है। ठीक है, मछली क्लोम से सांस लेती है, ये बिल्कुल सही है। केचुए फेफड़े से नहीं लेती है बल्कि ये त्वचा से लेती है, यही गलत है। पौधे सूक्ष्म रंध्र से लेते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 आपका औसत को पहचानना है। पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। सभी पादपों में पत्तियां कांटे का रूप लेती है, ये बिल्कुल गलत। नागफनी में पत्ती वास्तव में इतना तना है, ये बिल्कुल सही है। पौधे की जड़ें अधिक गहराई में चली जाती है, ये भी सही है। तो आपको औसत्य को सिलेक्ट करना था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका 33 रहा। निम्न में से किसमें गिल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन, व्हेल। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का जीव है जिसके चेहरे के सामने आंखों उसे दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती है। अगले पैर के नखर लंबे होते हैं जिन्हें खींचकर यह अंदर छिपा सकता है। यह घास अथवा वन का निवासी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
यह शेर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 35 आपका देखते हैं। वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं आवास कहलाता है, यह उन्हें भोजन, जल, वायु और आश्रय प्रदान करती है, बिल्कुल सही। किसी जीव की वे विशेष विशेषताएं और आदतें जो उसे किसी स्थान पर स्वाभाविक रूप से रहने में सक्षम बनाती है, अनुकूलन कहलाती है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन 3 होना चाहिए, ऑप्शन 4 दिया हुआ। एक ही आवास में कई प्रकार के पौधे और जंतुएं रह सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सही कथन चुना था, तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपका 36 रहा। सजीव की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दोस्तों अभी आप सब देखते होंगे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है और एनसीईआरटी में इसी प्रकार का प्रश्न रहता भी है, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो आप यहीं से लगा सकते हैं, ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भी सही बात है। उसके बाद तीसरा आपका वृद्धि सजीव के लिए एक विशिष्ट विशेषता नहीं है, गलत बात है। सजीव के लिए वृद्धि विशेष विशेषता है, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपका सजीव अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है। पहला, लोलक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। उसके बाद पंखे की पंखुड़ी की गति आवर्त गति का उदाहरण है। तो आपका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही गलत था आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 38 है। सिलाई मशीन की सुई की गति, तो सिलाई मशीन की सुई की गति आप सभी को पता है, यह आवर्त गति का उदाहरण है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 39। फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद की गति क्या है? यह सरल रेखीय गति भी और घूर्णन गति भी है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। लंबाई के मापन के संबंध में विचार करना है, ठीक है। लंबाई का इकाई मात्रक मीटर होता है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रत्येक मीटर को 100 बराबर विभाग में बांटा जा सकता है, जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद प्रत्येक सेंटीमीटर के 10 बराबर होते हैं, जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। शरीर के अंगों का उपयोग मापन की इकाई के रूप में करने में सटीक और एक समान परिमाण मिलते हैं, ये गलत है। 1, 2, तीनों सही, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। सीधी रेखा में होने वाले गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं, बिल्कुल सही। उसके बाद सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ऋजु रेखीय गति का उदाहरण है, ये नहीं है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति सीधी रेखा में नहीं गमन करती है। उसके बाद झूले पर झूलते बच्चे की गति आवर्त गति का उदाहरण है, ये भी सही है। वृत्ताकार गति और आवर्त गति हमेशा एक ही चीज होती है, वृत्ताकार गति और आवर्त गति एक ही चीज नहीं होती है, ये भी गलत है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए, एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको असत्य को पहचानना था। उसके बाद प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, प्रश्न के हिसाब से ये भी गलत है। चलिए टेलीस्कोप के विषय में निम्न कथन पर विचार करना है। पहला, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, ये गलत है। इसमें किसी अवरोध के दूसरी ओर भी देखा जा सकता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। प्रश्न संख्या 44। वस्तुओं को दृश्य बनाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? प्रकाश, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। बहुमूर्तिदर्शी कोलाइडोस्कोप में उपयोग किया जाता है, तो कोलाइडोस्कोप में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश के परावर्तन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 46।
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे नग्न आंखों से देखना अत्यधिक हानिकारक और असुरक्षित माना जाता है। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित रूप से देखने के लिए हम किस सरल यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूची छिद्र कैमरा का उपयोग करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 47 रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु दीप्त पिंड नहीं है, बल्कि वह किसी अन्य प्रकाश स्रोत के प्रकाश के कारण चमकती हुई दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकती है। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 48 रहा। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल को, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 49 रहा। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्विच। ठीक है, स्विच के द्वारा ही ऑन ऑफ हम करते हैं। चलिए, आपका प्रश्न संख्या 50 है। वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? इसे विद्युत सेल कहते हैं। विद्युत मोटर आप सभी को पता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर काम करता है। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 51 रहा। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, विद्युत सेल का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था? नहीं दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार किया था। उसके बाद ऑप्शन 2 आपका विद्युत बल्ब का आविष्कार अलेसैंड्रो वोल्टा ने किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना तो डी, क्योंकि वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। उल्टा यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 52। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है? तो ये आपका गलत होता है, ये उत्तर दक्षिण दोनों दिशा की ओर होती है। उसके बाद ऑप्शन 2 आपका सभी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। ये बिल्कुल सही है। विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर होती है। ये भी आपका सही है। तो 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 53 रहा। चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है यदि चुंबक को, आपके पास 3 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है, इसमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। निम्न में कौन कृत्रिम चुंबक का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ये प्रश्न संख्या आपका 55 देखते हैं। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारी वर्षा के कारण। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 56 है। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है। ठीक है, आपको सही मिलान करना है। ठीक है, तो ए का मिलान किसे आप करेंगे? ऑक्सीजन, यह श्वसन के लिए आवश्यक है। 1 का 3, तो 1 का 3 इसमें है, इसमें है, या तो ए हो सकता है या तो ये। ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन से आप किसका मिलन करेंगे? नाइट्रोजन बंद कमरे में घुटन का अनुभव होता है, तो इसका एक आप किसे मिला देंगे? 4 से मिला देंगे। ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, तो ये बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 57 रहा। वात सूचक प्रयुक्त होता है, तो वात सूचक किसमें प्रयुक्त है? वायु की दिशा मापने में। ठीक है। प्रश्न संख्या आपका 58 रहा। विषय में निम्न कथनों पर विचार करें। आपको इसमें से असत्य को सेलेक्ट करना है। पौधे ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? नहीं दोस्तों, पौधे ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या असत्य को चुनना था, तो ए ही आपका असत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ। चलिए, हवा और उसके घटक के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? हवा कई गैसों का मिश्रण है, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सही है। नाइट्रोजन हवा का वह घटक है जो मोमबत्ती के जलने में सहायक होती है, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड हवा का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण घटक है, ये सही है। तो 1, 2 और 4 सही होने वाली है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आपका आज का अंतिम प्रश्न रहा, हवा के गुणों के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार करना है। पृथ्वी को घेरे हुए हवा की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, एकदम सही। जैसे जैसे हम वायुमंडल से ऊपर जाते हैं, हवा और अधिक सघन होता जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
दोस्तों 6th के साइंस का जितना भी क्वेश्चन था मैं आप सभी को वो सब करवा दिया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में कल हम क्लास 7th के साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद क्लास 8, उसके बाद क्लास 9, 10th, 11th, 12th, यानी कि क्लास 6 to 12 तक हम करने वाले हैं साइंस। उसके बाद सोशल साइंस 6 to 12 करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।